क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में खाई जाने वाली हर तीसरी दवा असल में मेड इन इंडिया होती है? जरा सोचिए, अगर आज भारत अचानक अपनी दवाइयों की सप्लाई रोक दे तो पूरी दुनिया का क्या होगा। अमेरिका से लेकर यूरोप और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का हेल्थ केयर सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बड़े बड़े विकसित देशों के अस्पतालों में हाहाकार मच जाएगा और करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक समय में खुद बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करने वाला भारत आखिर रातों रात दुनिया का सबसे ताकतवर दवाखाना कैसे बन गया? कैसे भारतीय दवाइयों ने पूरी दुनिया के बाजार पर ऐसा एक तरफा कब्जा कर लिया कि आज बिना भारतीय दवाओं के दुनिया का गुजारा ही नहीं है? और इस ग्लोबल एक्सपोर्ट के इतने बड़े खेल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या कहें तो सबसे बड़ी चुनौती आखिर कौन है? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कूटनीति है, अरबों डॉलर का व्यापार है और एक ऐसा रहस्य है जो हर भारतीय को चौंका कर रख देगा। आज के समय में भारत को यूं ही फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का दवाखाना नहीं कहा जाता। इसके पीछे के आंकड़े और सच्चाई इतनी विशाल है कि किसी भी आम इंसान का दिमाग चकरा जाए। पूरी दुनिया में जितनी भी जेनरिक दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, मात्रा के हिसाब से अकेले उनका 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत की धरती से बनकर जाता है। जेनरिक दवाइयां यानी वो दवाइयां जो ब्रांडेड दवाओं की तरह ही असरदार होती हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर काम करती हैं, लेकिन उनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले बेहद कम होती है। भारत ने दुनिया को यह सिखाया है कि विश्व स्तर की क्वालिटी वाली दवाइयां सस्ती कीमत पर कैसे बनाई जाती हैं। बात सिर्फ गोलियों या सिरप की नहीं है। दुनिया भर के बच्चों को भयंकर बीमारियों से बचाने वाले कुल टीकों या वैक्सीन्स का लगभग 60% हिस्सा भी भारत के ही कारखानों में तैयार होता है। आज दुनिया के 200 से भी ज्यादा देश अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भारत की ओर देखते हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो, HIV हो या फिर कोई वैश्विक महामारी, इन सब की सबसे बेहतरीन और किफायती दवाइयां भारत से निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही हैं। भारत के इस विशाल निर्यात साम्राज्य और इसके पीछे की कूटनीति को समझना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इसी गहराई को आपके सामने लाने के लिए ये हमारी 90 दिनों की सीरीज भारत दुनिया को क्या क्या बेचता है का एपिसोड नंबर 4 है। अगर आपने इस शानदार सीरीज के पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं, जिनमें हमने टायर एक्सपोर्ट जैसे बड़े उद्योगों की बारीकी से बात की थी, तो उन्हें भी जरूर देखें। इस सीरीज के जरिए हम भारत के 90 अलग अलग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की पूरी कहानी, उनके पीछे का अर्थशास्त्र और दुनिया भर में भारत के दबदबे को बिल्कुल ताजा आंकड़ों के साथ समझ रहे हैं। अब वापस लौटते हैं दुनिया को जीवन देने वाले इस महाव्यापार की ओर और बात करते हैं उन ताजा आंकड़ों की जो बताते हैं कि भारत असल में इससे कितनी कमाई कर रहा है और दुनिया के किन देशों की अर्थव्यवस्था भारतीय दवाओं पर टिकी है। भारत ने अपने रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर जो अंपायर खड़ा किया है, वो अब भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात लगभग 27.9 अरब डॉलर था। लेकिन दुनिया भर में बढ़ती मांग और भारतीय कंपनियों के शानदार प्रदर्शन के कारण 2025-26 के ताजा आंकड़ों और अनुमानों के अनुसार ये आंकड़ा अब छलांग लगाकर लगभग 31.1 अरब डॉलर यानी करीब 2,90,000 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने अरबों डॉलर की दवाइयां हम बेचते किसको हैं? इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भारत की दवाइयों का सबसे बड़ा खरीदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका अपनी कुल जेनरिक दवाओं की 40% जरूरत अकेले भारत से पूरी करता है। भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट का लगभग 30% हिस्सा सीधा अमेरिका जाता है, जिसका मूल्य 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 8 से 9 अरब डॉलर के बीच बैठता है। इसके बाद नंबर आता है ब्रिटेन का, जो अपनी 25% से ज्यादा जेनरिक दवाओं के लिए भारत पर निर्भर है और वहां भी हम हर साल लगभग 1 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात करते हैं। वहीं अगर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो वहां की आधी से ज्यादा आबादी भारतीय दवाओं के ही भरोसे अपना इलाज करवा रही है। अफ्रीका के अलग अलग देशों को मिलाकर भारत हर साल लगभग 4 से 5 अरब डॉलर की जीवनदायिनी दवाइयां भेजता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के कई देश, रूस, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश भी भारत के सबसे बड़े ग्राहकों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। भारत की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा US FDA द्वारा मान्यता प्राप्त दवा बनाने वाले कारखाने पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के पास हैं, जो हमारी क्वालिटी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन हर चमकदार और सफल कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा होता है।
इतने अरबों डॉलर का साम्राज्य होने के बावजूद भारत के इस दवा उद्योग पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जो किसी भी दिन पूरी सप्लाई चेन को तबाह कर सकता है। और ये खतरा कहीं और से नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चीन से है। अब आप सोचेंगे कि जो भारत पूरी दुनिया को दवाइयां बेच रहा है उसे चीन से क्या खतरा हो सकता है। यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट। दरअसल जो दवाइयां भारत में बनती हैं उन्हें बनाने के लिए एक खास तरह के केमिकल या कच्चे माल की जरूरत होती है जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई कहा जाता है। बिना इस कच्चे माल के दुनिया की कोई भी फैक्ट्री दवा नहीं बना सकती। और सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया का दवाखाना होने के बावजूद भारत आज भी इन एपीआई के लिए लगभग 40 से 43% तक सीधे तौर पर चीन पर निर्भर है। कुछ खास जीवन रक्षक दवाओं के मामले में तो ये निर्भरता 80% तक चली जाती है। जरा सोचिए, अगर कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चीन के बीच कोई बड़ा कूटनीतिक या सैन्य तनाव हो जाए या चीन किसी भी साजिश के तहत ये कच्चा माल देना बंद कर दे तो क्या होगा? भारत के बड़े बड़े कारखाने ठप पड़ जाएंगे। न सिर्फ भारत में दवाइयों का भयानक संकट आ जाएगा बल्कि अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक जो मजबूत सप्लाई चेन भारत ने बनाई है वो पूरी तरह बिखर जाएगी। चीन लगातार इस कोशिश में रहता है कि वो सिर्फ कच्चा माल बेचने तक सीमित न रहे बल्कि खुद जेनेरिक दवाओं के बाजार में उतरकर भारत के प्रभुत्व को चुनौती दे। इस बाजार में इजराइल की कुछ बड़ी कंपनियां और यूरोपीय देश भी भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों की सस्ती कीमत और बेहतरीन क्वालिटी के आगे वे अक्सर हार मान लेते हैं। फिर भी कच्चे माल की ये कमजोरी एक ऐसा हथियार है जिसका फायदा चीन कभी भी उठा सकता है। इस भयंकर खतरे को भांपते हुए अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार और देश की बड़ी फार्मा कंपनियां अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि दवाओं के मामले में दुनिया पर राज करने के लिए सिर्फ गोलियां बनाना काफी नहीं है बल्कि उसके कच्चे माल के उत्पादन में भी भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर होना ही होगा। इसी रणनीति के तहत अब देश के भीतर ही बड़े पैमाने पर एपीआई निर्माण के मेगा पार्क लगाए जा रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए सरकार भारतीय कंपनियों को हजारों करोड़ों रुपए की वित्तीय मदद दे रही है ताकि हम चीन पर अपनी इस खतरनाक निर्भरता को जड़ से खत्म कर सकें। आने वाले कुछ ही सालों में भारत न केवल बनी बनाई दवाइयों का बल्कि उन्हें बनाने वाले कच्चे माल का भी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग सिर्फ कुछ हजार करोड़ का व्यापार नहीं है बल्कि ये दुनिया भर में भारत की सॉफ्ट पावर और जियोपॉलिटिकल ताकत का सबसे बड़ा और धारदार हथियार है। जब अमेरिका या यूरोप का कोई नागरिक भारतीय दवा खाकर मौत के मुंह से वापस आता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि भारत के विज्ञान, हमारी रिसर्च और हमारी उत्पादन क्षमता पर अपना पक्का भरोसा जताता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में कच्चे माल यानी एपीआई के मामले में भी चीन को पूरी तरह पछाड़कर इस ग्लोबल मार्केट पर एक छत्र राज कर पाएगा? अगर हां तो कमेंट्स में मेक इन इंडिया जरूर लिखें और अपने विचार साझा करें। दोस्तों, अगर आपने इस महत्वपूर्ण सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए क्योंकि हर दिन आपको भारत के एक नए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की पूरी कहानी, व्यापार की बारीकियां और एकदम नया रिसर्च किया हुआ डेटा मिलेगा। कल एपिसोड नंबर 5 में हम एक और बेहद चौंकाने वाले विषय पर बात करेंगे। कल हम जानेंगे कि भारत दुनिया को चावल कितना बेचता है, कौन कौन से देश हमारे चावल के दीवाने हैं और भारत दुनिया की भूख मिटाकर इससे अरबों डॉलर की कितनी शानदार कमाई करता है। ऐसी ही बेहतरीन और डीप रिसर्च वाली डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।